मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल बालाजी महाकाल में वेलकम है। साथियों, अगर कहानी आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी कहानी का आनंद उठा सके। एपिसोड 786 एक अत्यधिक मुआवजा। रतन सम्राट खान और दानव गुरु शू को हार स्वीकार करते हुए देखकर हमथा हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उन्हें पता था कि हवा किधर चल रही है। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा और कहा, अब जब आप तीनों ने हार स्वीकार कर लिया है कि आज का मामला आपकी गलती है, तो मैं आपको एक या दो बातें बताऊंगा। 100 साल पहले आप तीनों महानवों ने मेरे शिष्य को मारने की कोशिश में उस पर हमला किया था। आपने अच्छे भाग्य के लिए धन्यवाद कि वह आपके विशेषज्ञ द्वारा शुरू की गई हत्या के बाद से बच गया। हालांकि उसे अभी भी 100 वर्षों तक अनंत क्षेत्र जैसी खतरनाक जगह पर रहने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन आज जब वह श्वेत क्षेत्र से बाहर आया तो उसे एक बार फिर आपके द्वारा सताया गया। आप तीन शीर्ष महानुभाव है, लेकिन आपने मेरे शिष्य को धमकाने के लिए इतने सारे विशेषज्ञ को एक साथ भेजा। मैं उसका गुरु कभी भी आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता, आपको उसे धमकाने नहीं दे सकता। प्रेमचंद ने इत्मीनान से कहा, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी करता, गंभीर चेहरे वाला रतन ने प्रेमचंद से कहा, इधर उधर भटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें बताइए कि क्या आप मुआवजा चाहते हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि प्रेमचंद ने जो कुछ कहा वह सब बकवास था। सफलता या विफलता को निर्धारित करने वाली वास्तविक चीज किसी की ताकत थी। प्रेमचंद और उसके साथी वास्तव में उनके अधिक मजबूत थे। इस प्रकार की केवल हार ही स्वीकार कर सकते थे। ऐसी ताकत के बिना प्रेमचंद ने जो भी कहा वह अभी भी बेकार है। क्योंकि प्रेमचंद का इरादा उन्हें मारने या उन पर पलटवार करने का नहीं था, इसलिए उन्हें असली एजेंट के बारे में केवल एक ही सफलता थी, जो स्वाभाविक रूप से तीन महानुभावों से अधिक लाभ उठाने की कोशिश करना था। जैसे कि प्रेमचंद ने पहले कहा था कि यदि उन तीनों ने बड़ी कीमत नहीं चुकाई तो वे इस स्थान को जीवित नहीं छोड़ेंगे, और वे तथा घटना स्थल पर मौजूद सभी विशेषज्ञ इस बात से पूरी तरह परिचित थे कि वह ऊंची कीमत क्या थी। वैसे आप लोग काफी स्पष्टवादी है, इस मामले में मैं इसे उगल ही दूंगा। प्रेमचंद मुस्कुराए। वह हमेशा की तरह सौम्य और नम्र दिखे, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी चालाक हो गई। मेरी 3 आवश्यकताएं हैं। यदि आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत है तो मैं तुरंत आपके शिष्य के साथ उड़ान भरूंगा। 3 आवश्यकताएं। रतन ने थोड़ा टेढ़ा होकर कहा, बताओ 3 आवश्यकताएं क्या है। सम्राट खान और दानव गुरु शू ने भी अपने दांत पीस लिए और एक बड़ी बलिदान के लिए खुद को तैयार किया। पहली और सबसे सरल बात यह है कि आप 3 महानुभावों मिलकर काम करेंगे और मेरे लिए कुछ दिव्य रत्न एकत्रित करेंगे। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य रत्न? रतन और अन्य दोनों आश्चर्यचकित दिखे। दिव्य रत्न श्वेत विश्व में सबसे आम मुद्रा थी। 3 महानुभावों में से प्रत्येक ने दिव्य रत्न का विशाल भंडार जमा कर लिया था। 100 साल पहले जब प्रेमचंद क्रोधित हुए तो उन्हें अमर राजवंश और असीम राक्षस संप्रदाय में उन्हें 10 मिलियन दिव्य रत्न की क्षतिपूर्ति करने के लिए कहा। दोनों ने बिना पलक झपकाए उन दिव्य रत्नों को सौंप दिया। आप कल्पना कर सकते हैं कि तीनों महानुभाव कितने धनवान थे। तीनों ने सोचा कि प्रेमचंद कुछ अपमानजनक प्रस्ताव देंगे, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्होंने जो पहली मांग की वह सिर्फ कुछ दिव्य रत्न की मांग थी। तुम्हें कितने दिव्य रत्न चाहिए? रतन ने मुंह बनाते हुए पूछा। बहुत नहीं, बस 1 अरब। प्रेमचंद ने फीकी मुस्कान दी। क्या? उसके आसपास के विशेषज्ञ की आंखें तुरंत चौड़ी हो गई और 3 महानवों के विशेषज्ञ क्रोधित दिखे। रतन सम्राट खान और दानव गुरु शू
भी सदमे में कांप उठे। 1 अरब दिव्य रत्न कितने नहीं थे। यहाँ ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सामान्य श्वेत विशेषज्ञ के पास आमतौर पर लगभग 10 लाख दिव्य रत्न ही रहेंगे। इसलिए 1 अरब दिव्य रत्न का मूल्य एक सामान्य श्वेत क्षेत्र विशेषज्ञ के पास मौजूद संपत्ति से 1000 गुना अधिक था। यह कितनी बड़ी संख्या है। यद्यपि 3 महानुभावों इतने धनवान थे कि वे बिना पलक झपकाए 10 मिलियन दिव्य रत्न निकाल सकते थे, लेकिन 100 मिलियन दिव्य रत्न एक मुक्त भुगतान करने के लिए कष्टदायक था। लेकिन 1 अरब दिव्य रत्न 3 महानुभावों में से किसी के पास भी नहीं था। आपने खजाने को खत्म किए बिना इतने सारे दिव्य रत्न सौंपने का कोई तरीका नहीं था। 1 अरब दिव्य रत्न, प्रेमचंद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे दिव्य रत्न मांगने की। चिल्लाने लगे और उसका चेहरा पूरी तरह से काला हो गया। मैं बस कुछ दिव्य रत्नों के लिए पूछ रहा हूँ, क्या आपको वास्तव में इस तरह के प्रतिक्रिया करनी है। खैर, मैं आप में से प्रत्येक को 1 अरब दिव्य रत्न सौंपने की अपेक्षा नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि आपके 3 महानुभाव मुझे कुल मिलाकर वह राशि दे। औसत आप में से प्रत्येक केवल 3 मिलियन दिव्य रत्न का भुगतान करना होगा। यह आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेमचंद लापरवाही से मुस्कुराए। वे तीनों गुस्से में दिख रहे थे। 300 मिलियन दिव्य रत्न कोई बड़ी बात कैसे नहीं हो सकती। प्रेमचंद, वास्तव में आपने अनुरोध में निडर थे। वास्तव में यद्यपि प्राचीन संप्रदाय आकाश क्षेत्र के 9 सर्वश्रेष्ठ संप्रदायों में से शीर्ष संप्रदाय था। यदि हमने इसके संप्रदाय के गुरु प्रेमचंद और उनके 3 दाव गुरु शिष्यों को छोड़कर पूरे प्राचीन संप्रदाय को बेच दिया तो लगभग 300 मिलियन दिव्य रत्न जितना नहीं होगा। तीनों के अनिच्छुक भाव को देखते हुए प्रेमचंद ने अचानक एक चीख निकली और गहरी आवाज में कहा, क्या बात है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे जबरन वसूली कर रहा हूँ। कितना हास्यास्पद सोच है। क्या मुझे अपने 3 शिष्यों को बुलाने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी। यह इतने कम समय के नोटिस के साथ हर तरफ के विशेषज्ञ की निगाहें प्रेमचंद पर टिकी है। प्रेमचंद ने ठंडे स्वर में समझाया, आप जानते हैं कि मेरे 3 शिष्य बहुत पहले ही आकाश क्षेत्र छोड़कर दूर दूर के स्थानों पर चले गए हैं। यदि वे पैदल यात्रा करते, भले ही वे दाव गुरु होते, तो उन्हें इतनी लंबी दूरी तय करने में दशकों या यहाँ तक कि 100 साल भी लग जाएंगे। वे फिर कभी वापस नहीं लौट पाएंगे। इस बात का जिक्र भी नहीं करेंगे कि उन्हें देरी हो सकती है, जिससे उन्हें यहाँ पहुँचने में और भी अधिक समय लगेगा। फिर तीनों इतने तेजी से यहाँ कैसे पहुँच गए। उत्तर सरल है कि वे तीनों अभी शून्य मंदिर के विशेष नियंत्रण के तहत वर्म होल के माध्यम से वापस आए हैं। इस बारे में सोचे कि शून्य मंदिर में कितनी सुविधा है, उसके वर्म होल कितने भव्य है। शायद आप तीनों पहले ही जानते हैं कि एक आदमी को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है एक बार शून्य मंदिर में वर्म होल का उपयोग करने के लिए। शून्य मंदिर, रतन सम्राट खान और दानव गुरु शु सभी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। हालांकि उन्हें अभी अपना अधिकांश जीवन फार्मामेट टेरिटरी पर शासन करते हुए बिताया, फिर भी उन्हें पौराणिक शून्य मंदिर के बारे में बहुत कुछ सीखा। वे इस बारे में भी पूरी तरह से स्पष्ट थे कि शून्य मंदिर में वर्म होल का एक बड़ा उपयोग करना कितना महंगा होगा। यहाँ तक कि एक दाव मास्टर भी इसकी कीमत चुकाने में व्यथित महसूस करेगा। मेरे सभी 3 शिष्यों ने कम से कम समय में यहाँ पहुँचने के लिए शून्य मंदिर के वर्म होल का उपयोग किया। हर बार जब उन्हें वर्म होल का उपयोग किया तो प्रति व्यक्ति 100 मिलियन दिव्य रत्न का लागत आई। यहाँ आने के लिए उन्हें 3 मिलियन की लागत आई। यदि आप उनकी वापसी शुल्क भी शामिल करते हैं तो यहाँ 600 मिलियन
तक जुड़ जाएगा। प्रेमचंद ने धीमी आवाज में कहा। इसके अलावा वे तीन वास्तव में कुछ करने के बीच में थे, लेकिन उन्हें अपने कनिष्ठ भाई का समर्थन करने के लिए अपना व्यवसाय बंद करना पड़ा। क्या आपको इन नुकसानों के लिए भुगतान नहीं करना चाहिए? वर्महोल का उपयोग करने के लिए शुल्क, उनके समय की लागत और उनके विलंबित व्यवसाय को जोड़कर मैं पहले से ही केवल 1 अरब दिव्य रत्न की मांग करके आप पर एक एहसान कर रहा हूँ। आप इतने कृतज्ञ कैसे हो सकते हैं? बोलते समय प्रेमचंद का चेहरे पर आक्रोशपूर्ण भाव उभर आए। अध्याय 787 दिलों से खून बह रहा है। जब मौके पर उपस्थित सभी विशेषज्ञों ने प्रेमचंद को सुना और उनके क्रोधित चेहरे को देखा तो उन्हें उनकी पहली आवश्यकता समझ में आई। वास्तव में यदि प्रेमचंद सच कह रहे थे तो वर्महॉल का उपयोग करने वाले उनके 3 शिष्यों की फीस पहले से ही 600 मिलियन दिव्य रत्नों के बराबर थी, तो ये काफी उचित प्रतीत होता है कि प्रेमचंद ने 3 महानुभावों से 1 अरब दिव्य रत्नों का मुआवजा मांगने का इरादा किया था। बिपिन ने प्रेमचंद पर एक अजीब नजर डाली और फिर अपने वरिष्ठ भाई हामथा जिंजली की ओर देखने के लिए घूमे। उन्होंने तीसरे वरिष्ठ भाई से पूछा कि क्या आप तीनों वास्तव में वर्महॉल के माध्यम से यहाँ आए थे? बेशक, हमाथा ने गंभीरता से सिर हिलाया। यदि यह शून्य मंदिर में वर्महॉल के लिए नहीं होता तो मैं मास्टर की कॉल प्राप्त करने के बाद सुदूर बर्फीले जल क्षेत्र से यहाँ कैसे आ सकता था? तो क्या वर्महॉल का उपयोग करने का शुल्क वास्तव में इतना महंगा है कि बिपिन ने पूछा। हाँ, हमाथा ने फिर से सिर हिलाया। शून्य मंदिर शाश्वत दुनिया का असली अधिपति है। ये शाश्वत दुनिया के हर कोने तक जाने वाले सभी वर्महॉल का मालिक है। वर्महॉल का उपयोग करना वास्तव में महंगा है। प्रत्येक उपयोग के लिए आपको 100 मिलियन दिव्य रत्न खर्च होंगे, जैसा कि मास्टर ने कहा था। हालांकि एक है वह बात जिसका मास्टर ने उल्लेख नहीं किया। क्या है? बिपिन ने झट से उसकी ओर देखा। वह शरारत से हंसा। हमारा पहला वरिष्ठ भाई शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक है। उसका शून्य मंदिर में काफी प्रभाव है, इसलिए उसने शून्य मंदिर के वर्महॉल का उपयोग करने के लिए न केवल कुछ भी भुगतान नहीं किया, बल्कि हम में से प्रत्येक को इसके साथ एक टोकन भी दिया। टोकन के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को सामान्य कीमत के 10वें हिस्से पर वर्महॉल का उपयोग करने की अनुमति है। कहने का तात्पर्य यह है कि हर बार जब दूसरा वरिष्ठ भाई और मैं वर्महॉल का उपयोग करते हैं तो प्रति व्यक्ति केवल 10 मिलियन दिव्य रत्नों की लागत आती है। एक राउंड ट्रिप के लिए ये हम दोनों के लिए 40 मिलियन दिव्य रत्नों के बराबर होती है। यह उस 600 मिलियन से बहुत कम है जो मास्टर ने अभी उन्हें बताया था। हमाथा मुस्कुराते हुए कहा। तो ये है सच्चाई। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। न चाहते हुए भी उन्होंने अपने पहले वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल की ओर देखा। शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक। फिलहाल बिपिन को शून्य मंदिर की शक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं था और न ही उन्हें शून्य मंदिर में 18 गुरुओं के प्रभाव के बारे में कोई ठोस जानकारी थी, लेकिन बिपिन बता सकते थे कि उनके पहले वरिष्ठ भाई निश्चित रूप से एक अद्भुत व्यक्ति थे और एक पूर्ण शीर्ष विशेषज्ञ थे। अनंत संसार में कनिष्ठ भाई, जब हम प्राचीन संप्रदाय में वापस आते हैं तो आप अपने पहले वरिष्ठ भाई के पास जा सकते हैं और उनसे आपको एक टोकन देने के लिए कह सकते हैं। शून्य मंदिर के वर्महॉल के साथ आपके लिए शाश्वत दुनिया की यात्रा करना अधिक सुविधाजनक होगा। अन्यथा यदि वर्महॉल के प्रत्येक उपयोग पर 100 मिलियन दिव्य रत्नों की लागत आती है, यहाँ तक कि एक अत्यंत शक्तिशाली दाव मास्टर भी इसे वहन नहीं कर सकता है। हमाथा ने सुझाव दिया। मैंने देखा। बिपिन ने धीरे से सिर हिलाया। हमाथा के खाते से वह जानता था कि टोकन अत्यधिक उपयोगी होगा। यदि वह ऐसा कर सकता था तो वह लक्ष्मी गोपाल से ऐसे टोकन के लिए पूछना चाहता था।
शून्य के दूसरी ओर रतन सम्राट खान और दानव गुरु सू सभी ने प्रेमचंद की बातों पर मुंह फेर लिया। फिर भी लक्ष्मी गोपाल ने जो आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया था, उसके आलोक में वे तीनों केवल अपने क्रोध को दबा सकते थे। ठीक है, हम तुम्हें 1 अरब दिव्य रत्न देंगे, यह एक सौदा है। रतन ने जोर से सिर हिलाया, उसका चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हुआ। खैर, पहली आवश्यकता के बारे में कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको अपना दूसरा अनुरोध बताता हूँ। प्रेमचंद हल्के से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कई क्षेत्रों में एक अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ हूँ, जैसे कि कठपुतलियाँ बनाना, हथियारों को परिष्कृत करना और अमृत बनाना। हाल ही में मैं एक जादुई हथियार को परिष्कृत करना चाहता था और वास्तव में मुझे ओरिचलकम नामक एक प्रकार के रत्न की आवश्यकता थी और मैं बहुत जरूरत है। आप तीनों कृपया मेरे लिए कुछ लाने का प्रयास करें। क्या आप ऐसा करेंगे? ओरिचलकम, रतन और अन्य 2 आश्चर्यचकित थे। उन सभी ने ओरिचलकम के बारे में सुना था। यह एक अत्यंत दुर्लभ और कीमती अयस्क था। इसकी दुर्लभता का कारण ये था कि इस प्रकार का अयस्क कथित तौर पर ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों से आया था और केवल वहीं पाया जा सकता था। शाश्वत विश्व में प्राकृतिक रूप से निर्मित ओरिचलकम नहीं था। इसकी दुर्लभता को देखते हुए इसका मूल्य स्वाभाविक रूप से अत्यधिक था। अनंत विश्व के बाजार में ओरिचलकम के एक कील के आकार के टुकड़े की कीमत लाखों दिव्य रत्नों के बराबर होगी। हालांकि तीनों दिग्गजों ने इस अयस्क में से कुछ का भंडारण किया, लेकिन मात्रा बेहद कम थी। प्रेमचंद, आप कितनी ओरिचलकम की बात कर रहे हैं? रतन ने खर्राटे लेते हुए पूछा। ज्यादा नहीं, मुझे 5 किलोग्राम की जरूरत है, इसलिए आप में से प्रत्येक केवल 3 किलोग्राम से थोड़ा अधिक ही हाथ में देगा। प्रेमचंद मुस्कुराए। रतन सम्राट खान और दानव मास्टर सू ने एक और कपकपी दी। 5 किलोग्राम ओरिचलकम का ढेर एक बच्चे की मुट्ठी जितना बड़ा होगा। इसका मूल्य 100 मिलियन दिव्य रत्नों से कम नहीं होगा। और सबसे बढ़कर, इस तरह का खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैसे से खरीदा जा सके। बाहरी माध्यमों के बिना किसी के लिए भी इसे हासिल करना असंभव था। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। थोड़ी देर की चर्चा के बाद रतन और बाकी दोनों ने सिर हिलाया, परंतु जैसे ही उन्होंने यह वादा किया, उनके हृदय निराशा से भर गए। अच्छा, उत्कृष्ट, ऐसी स्थिति में मेरी एक आखिरी आवश्यकता बाकी है। प्रेमचंद फिर बोले, आखिरी चीज जो मैं मांग रहा हूँ उसे पाना आपके लिए उतना कठिन नहीं है। मुझे बस कुछ गुप्त कौशल चाहिए। गुप्त कौशल? रतन और बाकी दोनों स्तब्ध दिखे। आसपास के विशेषज्ञ भी खुसुर फुसुर करने लगे। पहले वह दिव्य रत्न मांगता है, फिर प्राकृतिक खजाना, और अब 3 महानुभावों के गुप्त कौशल। वाह, ये महल! मास्टर प्रेमचंद वास्तव में अथक हैं। हम्फ पैलेस के मास्टर प्रेमचंद इसके लिए दोषी नहीं हैं। 3 महानुभावों ने इसके लिए कहा था। खैर, यह सच है क्योंकि 3 महानुभावों ने दैवीय क्षेत्र के विशेषज्ञ बिपिन को लेने के लिए एक साथ इतने सारे विशेषज्ञों को भेजा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पैलेस मास्टर प्रेमचंद इतने क्रोधित हो गए। इस बार इन तीनों दिग्गजों को वाकई बहुत नुकसान होगा। चारों ओर बड़बड़ाहट से घिरे रतन ने दांत भींचकर कहा, बस ये कहो कि तुम्हें कौन सी गुप्त विद्याएं चाहिए? मैंने आप में से प्रत्येक के केवल 10 गुप्त कौशल सूचीबद्ध किए हैं। मैंने इन गुप्त कौशलों का विवरण सूचीबद्ध किया है, आप इसे ले सकते हैं और देख सकते हैं। प्रेमचंद ने तुरंत एक सूची फेंक दी। तीनों ने सूची पकड़ी और उसे देखा। इसे पढ़ते समय उनके भाव कई बार बदले। प्रेमचंद द्वारा सूचीबद्ध प्रत्येक गुप्त कौशल काफी मूल्यवान और अद्वितीय थे। वे सभी उनके पूर्ववर्तियों द्वारा बहुत समय और महान प्रयास के बाद तैयार किए गए थे। उनमें से प्रत्येक अपने संप्रदायों के लिए अत्यधिक सार्थक था, लेकिन अब प्रेमचंद को उनसे 30 रहस्य बताने की आवश्यकता थी। कुल मिलाकर कौशल वे कैसे स्तब्ध और तबाह नहीं हो सकते थे।
लेकिन चाहे वे कितने भी तबाह क्यों न हो, उन्हें तर्कसंगत बने रहना था। एक पल के चिंतन के बाद रतन ने जोर से सिर हिलाया। उसने प्रेमचंद की ओर देखा, दांत पीसते हुए कहा, 3 दिन में हम दिव्य रत्न ओरिचलकम और आपके द्वारा मांगे गए सभी गुप्त कौशल आपके प्राचीन संप्रदाय को भेज देंगे। बढ़िया, यदि आप अपना वादा निभाते हैं तो मैं दिखावा करूंगा कि यह सब कभी हुआ ही नहीं और हम अभी भी दोस्त बने रह सकते हैं। लेकिन यदि आप उन चीजों को तुरंत मुझे भेजने में विफल रहते हैं तो मुझे अपने शिष्यों को आपसे मिलने के लिए भेजना होगा। प्रेमचंद ने मुस्कुराते हुए कहा। सम्राट खान और दानव मास्टर सू पूरी तरह से उदास लग रहे थे। रतन भी मन ही मन जोर जोर से चिल्ला रही थी, यार तुम कैसे चोदू हो यार। हाँ, तो ये तय हो गया मेरे शिष्यों, चलो वापस चलते हैं। अध्याय 788। ये तय हो गया है। जैसे ही प्रेमचंद ने अपने 4 पसंदीदा शिष्यों को सभी विशेषज्ञों की निगरानी में अकड़कर भगाया, आज की घटना आखिरकार तय हो गई। सभी विशेषज्ञ और शिष्य तीनों महानुभावों पर प्रसन्न हुए। आज ये कहा जा सकता है कि 3 दिग्गज ऊन के लिए गए और कतराकर घर आए। वे मूल रूप से बिपिन पर कब्जा करना चाहते थे और उसे अनंत क्षेत्र के बारे में रहस्य बताने के लिए मजबूर करना चाहते थे। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हुए, इससे भी अधिक उन्हें एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने न केवल बिपिन के खिलाफ लड़ाई में कई अनंत क्षेत्र विशेषज्ञों को खो दिया, बल्कि उन्हें खो भी दिया। प्रेमचंद के क्रोध को शांत करने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें 100 मिलियन दिव्य रत्न, 5 किलोग्राम ओरिचलकम और ढेर सारी कीमती गुप्त कौशल का भुगतान करना पड़ा। इस मुआवजे से वास्तव में 3 दिग्गजों को 1 हाथ और 1 पैर की कीमत चुकानी पड़ी। आज की लड़ाई ने वास्तव में 3 दिग्गजों को बिपिन और प्रेमचंद के कदमों में बदल दिया। इस लड़ाई के बाद पूरे फर्मामेंट टेरिटरी को जल्द ही पता चल जाएगा कि प्राचीन संप्रदाय ने एक अद्वितीय प्रतिभा वाले एक अभूतपूर्व दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को खड़ा किया था, जो 3 दिग्गजों के सभी विशेषज्ञों को मात दे सकता था, और उसका नाम बिपिन था। इस बीच उनके 3 दाव मास्टर शिष्यों के पुनः प्रकट होने से आकाश क्षेत्र में सबसे रहस्यमय प्रेमचंद की प्रसिद्धि और प्रभाव निश्चित रूप से एक पायदान ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन निसंदेह प्रसिद्धि और प्रभाव कभी भी वो चीजें नहीं थीं जिनका अनुसरण बिपिन और प्रेमचंद ने किया था। उन्हें इसकी परवाह नहीं थी कि फर्मेट टेरिटरी के विभिन्न संप्रदायों के विशेषज्ञ क्या कह रहे थे। प्राचीन संप्रदाय में ज्ञानोदय पर्वत की चोटी पर बिपिन और उनके 3 वरिष्ठ भाई शराब और विभिन्न व्यंजनों से लदी एक मेज पर बैठे थे। वरिष्ठ भाइयों, अगर आप आज समय पर नहीं आए होते तो मुझे डर है कि मैं यहाँ जिंदा नहीं बैठा होता। अब मैं आप तीनों को एक टोस्ट का प्रस्ताव देना चाहता हूँ, बिपिन ने ईमानदारी से अपना वाइन कप उठाते हुए कहा। उनके तीनों वरिष्ठ भाइयों ने उनका आभार स्वीकार किया और अपना प्याला खाली कर दिया। तब हमाथा, जो स्पष्ट रूप से तीनों में से सबसे अधिक मुखर थी, ने हार्दिक मुस्कान दी और कहा कि जूनियर भाई, भले ही हम आज आपके पास समय पर नहीं पहुँचे, फिर भी आप किसी भी खतरे में नहीं होंगे। हाँ, लक्ष्मी गोपाल और पर्पल माउंटेन ने भी सहमति में सिर हिलाया। सचमुच बिपिन हतप्रभ हुए बिना न रह सका। यदि उसके 3 वरिष्ठ भाई समय पर नहीं पहुंचे होते तो क्या वह वास्तव में संकट से बच जाता। कनिष्ठ भाई, यह मत भूलिए कि आपके पक्ष में अभी भी हमारे मास्टर हैं, हमाथा ने मुस्कुराते हुए कहा। मास्टर बिपिन अचंभित दिखे। ऐसा इसलिए नहीं था कि उन्हें अपने गुरु पर बहुत भरोसा नहीं था, बल्कि इसके विपरीत उन्हें अपने गुरु प्रेमचंद पर बहुत भरोसा था। यदि ऐसा नहीं होता तो वे प्रेमचंद के कुछ शब्दों के कारण बिना किसी हिचकिचाहट के उन पर हमला न कर देते और आज ऐसा दृश्य खड़ा कर देते। लेकिन अंदर ही अंदर बिपिन अभी भी थोड़ा हैरान थे। आखिरकार उनके गुरु प्रेमचंद केवल एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ थे, ऐसा कैसे हो सकता है?
जूनियर भाई, हमारे मास्टर को छोटा मत समझो। लक्ष्मी गोपाल ने बिपिन की ओर देखा और गंभीरता से कहा, ये सच है कि हमारे मास्टर दाव मास्टर के स्तर तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन दाव मास्टरों से कमतर हैं। वास्तव में यह इसके विपरीत है। मैंने वर्षों तक यात्रा की है और कई दाव मास्टर्स से मुलाकात की है। मैं अनंत दुनिया में कुछ बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली हस्तियों के संपर्क में भी आया हूँ, लेकिन मैं उन सभी विशेषज्ञों के बीच कह सकता हूँ जिनसे मैं उन वर्षों में मिला हूँ। अथाह शक्ति के कारण हमारे गुरु निश्चित रूप से प्रथम स्थान पर हैं। ओह, बिपिन को आश्चर्य हुआ। लक्ष्मी गोपाल शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक थे। वे अनंत विश्व में व्यापक रूप से जाने जाते थे। उनकी शक्ति और प्रभाव भी असाधारण थे। उनके जैसे बड़े व्यक्ति का निश्चित रूप से कई असाधारण विशेषज्ञों के साथ संबंध था। उन सभी विशेषज्ञों के बीच पैलेस मास्टर प्रेमचंद पहले स्थान पर कैसे हो सकते थे? कनिष्ठ भाई, आप प्राचीन संप्रदाय में तलवार महल के सदस्यों में से एक हैं, क्या आप नहीं हैं? लक्ष्मी गोपाल ने अचानक पूछा। बिपिन ने हाँ में सिर हिलाया। आप जानते हैं कि कई साल पहले जब मैं भर्ती हुआ था तो प्राचीन संप्रदाय के पास कोई तलवार महल नहीं था। उनके पास एकमात्र महल कृपाण महल था और उस समय हमारे गुरु वहां के महल स्वामी थे। लक्ष्मी गोपाल ने कहा, जिसे देखकर बिपिन दंग रह गए। स्वॉर्ड पैलेस की स्थापना से पहले यहाँ एक सेबर पैलेस था और प्रेमचंद इस सेबर पैलेस के पैलेस मास्टर थे। न केवल पहले वरिष्ठ भाई को ऐसा अनुभव हुआ, बल्कि हम दोनों को भी। जब मैं प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुआ तो कोई तलवार महल या कृपाण महल नहीं था। उनके पास केवल स्पीयर पैलेस था और हमारे मास्टर स्पीयर पैलेस पर्पल के पैलेस मास्टर थे। पर्वत ने कहा, हाँ, मैं अपने हथियार के रूप में एक कुल्हाड़ी का उपयोग करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब मुझे हमारे मास्टर में ले जाया गया था तो प्राचीन संप्रदाय में एक्स पैलेस के पैलेस मास्टर हमाथा ने स्पष्ट रूप से कहा था। ये सुनकर बिपिन एकदम हक्का बक्का रह गया। उन्होंने बहुत पहले देखा था कि उनके सभी वरिष्ठ भाई अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करते थे। उनके पहले वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल कृपाण चलाते थे। उनके दूसरे वरिष्ठ भाई पर्पल माउंटेन एक लंबे भाले का उपयोग करते थे और उनके तीसरे वरिष्ठ भाई हमाथा एक विशाल कुल्हाड़ी पर निर्भर थे। लेकिन उस समय उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार किसी ने नहीं कहा था कि उनके गुरु प्रेमचंद केवल उन विशेषज्ञों को लेंगे जो तलवार सिद्धांत में अच्छे थे। हालांकि इस समय बिपिन को अंततः एहसास हुआ कि उसका मास्टर केवल तलवार सिद्धांत में एक इक्का नहीं था। ये देखते हुए कि उन्होंने 3 दाव मास्टर्स लक्ष्मी गोपाल, पर्पल माउंटेन और हमाथा को पढ़ाया था, उन्हें कृपाण सिद्धांत, भाला सिद्धांत और कुल्हाड़ी सिद्धांत की समान रूप से गहरी समझ रही होगी। प्रेमचंद ने खुद जो कहा था उसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने हथियार बनाने, कठपुतलियां बनाने और अमृत बनाने जैसे कई क्षेत्रों में गहन अध्ययन किया था। बिपिन को जो झटका लगा वह और भी बड़ा हो गया। प्रेमचंद ने इतने सारे विषयों का अध्ययन किया था और उन सभी विषयों में गहन उपलब्धियां हासिल की। क्या वे इंसान भी थे? कितना रहस्यमय, कितना अथाह। बिपिन प्रेमचंद के बारे में यही सोचते थे। बहुत पहले ही उसने अपने गुरु को बहुत रहस्यमयी पाया था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी उसे बहुत कम आंकता है। बिपिन के हाव भाव बदलते देख लक्ष्मी गोपाल और बाकी दोनों बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। वैसे भी वे उसी सदमे से गुजरे थे जो बिपिन अब महसूस कर रहा था। तो जूनियर भाई, भले ही हम आज अपने मास्टर की क्षमता के साथ नहीं आए होते, आप कभी भी 3 महानुभावों के हाथों में नहीं पड़ते। मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि मास्टर आपको आसानी से बचा सकते हैं और आपको दूर ले जा सकते हैं। लक्ष्मी गोपाल मुस्कराए। सच में? बिपिन ने सिर हिलाया। फिर उन्होंने वरिष्ठ भाइयों से पूछा कि आप इतने वर्षों से हमारे गुरु के
नेतृत्व का पालन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके पास उनके बारे में कोई आंतरिक जानकारी है? नहीं, मैं नहीं। हमाथा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर हिलाया। मैं ज्यादा नहीं जानता, या तो पर्पल माउंटेन ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दी। मैं वह व्यक्ति हूँ जो सबसे लंबे समय तक हमारे गुरु के आसपास रहा हूँ, लेकिन मुझे भी उनके बारे में कोई वास्तविक जानकारी नहीं है। उनके दैनिक व्यवहार को देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे गुरु ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी नहीं चाहते हैं। वह किसी चीज का पीछा नहीं करते हैं, लेकिन हमेशा अपने दिल की बात सुनते हैं। हमें अपने निजी शिष्यों के रूप में लेना भी प्रकृति के अनुरूप उनका एक निर्णय है, लक्ष्मी गोपाल ने सूक्ष्मता से कहा। और हमारे स्वामी को हमारी बहुत परवाह है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमसे उनके लिए कुछ करने को नहीं कहा। मुझे हमारे मास्टर के साथ जुड़े हुए कम से कम 1,00,000 वर्ष से अधिक समय हो गया है, और उन्होंने कभी भी मुझे अपनी बात मानने का आदेश नहीं दिया, बल्कि मैं ही था जो अक्सर उनसे मदद मांगता था। अध्याय 789। पहली बैठक में उपहार प्रस्तुत किए गए। जब बिपिन ने अपने 3 वरिष्ठ भाइयों का वृत्तांत सुना तो उन्हें ये बात बड़ी हास्यास्पद लगी। कुछ भी नहीं चाहता, हमेशा अपने दिल का अनुसरण करता है। मेरा गुरु सचमुच एक पहेली है। वास्तव में हमारे प्राचीन संप्रदाय में हमारे गुरु अकेले नहीं हैं जो रहस्यमय हैं, एक और अथाह व्यक्ति है, और वह हमारे संप्रदाय के गुरु हैं। लक्ष्मी गोपाल ने फिर से बात की। हमारे प्राचीन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु। बिपिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। ये सच था कि प्राचीन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु भी बहुत रहस्यमय थे। बिपिन बहुत समय पहले प्राचीन संप्रदाय में शामिल हो गए थे, लेकिन उनकी अभी तक संप्रदाय के गुरु से मुलाकात नहीं हुई थी। प्राचीन संप्रदाय के सभी दैनिक कार्य दाव पैलेस के पैलेस मास्टर्स को सौंपे गए थे, भले ही प्राचीन संप्रदाय को खतरे का सामना करना पड़ा हो, जब तक कि प्राचीन संप्रदाय पूरी तरह से नष्ट नहीं होने वाला था। संप्रदाय मास्टर आमतौर पर अपना चेहरा नहीं दिखाते थे, यहाँ तक कि प्राचीन संप्रदाय में दाव पैलेस के कई पैलेस मास्टरों ने बिपिन को तो छोड़ ही दे 10,000 वर्षों में संप्रदाय मास्टर से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की थी। मैंने 1,00,000 से अधिक वर्षों से अपने गुरु का अनुसरण किया है, लेकिन इस लंबी अवधि के दौरान मैंने संप्रदाय गुरु को केवल एक बार देखा, और संप्रदाय गुरु ने मुझ पर यह प्रभाव छोड़ा कि वह वास्तव में विलक्षण थे। लक्ष्मी गोपाल ने चिल्लाते हुए कहा। पहले वरिष्ठ भाई आप कम से कम एक बार उनसे मिले, तीसरे कनिष्ठ भाई और मैं उनसे कभी नहीं मिले। पर्पल माउंटेन ने एक कड़वी मुस्कान दी। इस पर बिपिन भी चौंक गए। प्राचीन संप्रदाय के संप्रदाय गुरु को फर्मेट टेरिटरी में शीर्ष रैंकिंग विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन मुट्ठी भर लोगों के अलावा कोई भी उनसे नहीं मिला था। ये कैसे हो सकता है? ये वाकई अजीब था। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? अचानक एक धीमी आवाज गूंजी। तभी पैलेस मास्टर प्रेमचंद सफेद वस्त्र पहने हुए धीरे से अंदर आए। बिपिन और अन्य लोग तुरंत खड़े हो गए और प्रेमचंद को प्रणाम किया। प्रिय गुरुजी। ठीक है, अजनबी मत बनो, मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, प्रेमचंद ने हाथ लहराते हुए कहा। बिपिन और अन्य लोग फिर से बैठ गए। प्रेमचंद भी मेज के पास बैठ गए और शराब का एक कप पीने लगे। अभी तुम लोग क्या बात कर रहे थे? मैंने तुम्हें मस्ती से बातें करते हुए सुना। प्रेमचंद ने शराब का एक घूंट लिया और लापरवाही से पूछा। कुछ नहीं, ये सिर्फ इतना है कि जब हम पहली बार अपने जूनियर भाई के साथ मिले तो हम सभी कुछ अधिक बातूनी हो गए। हमाथा ने दिल से हंसते हुए कहा। बिपिन और अन्य लोग भी जबरदस्ती मुस्कुराने लगे, लेकिन वे शर्मिंदा दिखे। वे केवल यह नहीं कह सकते थे कि वे चर्चा कर रहे थे कि उनके स्वामी कितने रहस्यमयी थे। हाँ, मैं समझता हूँ, चूंकि आप अपने कनिष्ठ भाई से पहली बार मिले हैं, उसके वरिष्ठ भाई होने के नाते क्या आप तीनों को उसे कुछ उपहार नहीं देने चाहिए? प्रेमचंद ने बड़ी दिलचस्पी से कहा।
उपहार बिपिन थोड़ा अचंभित हो गया, लेकिन लक्ष्मी गोपाल और बाकी दोनों को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। जूनियर भाई को उनकी पहली मुलाकात में उपहार देना बिल्कुल सामान्य था। जब लक्ष्मी गोपाल पहली बार पर्पल माउंटेन और हमाथा से मिले तो उन्होंने उन्हें उपहार भी दिए। इस बार वे जानते थे कि वे बिपिन से मिलने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उपहार के रूप में कुछ न कुछ तैयार किया। जूनियर भाई, जब मुझे हमारे मास्टर से संदेश मिला और मुझे पता चला कि मैं आपसे मिलने वाला हूँ, तो मैंने बहुत सोचा और आपके लिए एक उपहार चुना। खैर यह है, हमाथा ने तुरंत कहा। जैसे ही ये शब्द धुंधले हुए, उसने एक रंगीन फल निकाला, एक नाजुक सुगंध के साथ। तीसरे वरिष्ठ भाई बिपिन ने आश्चर्य से उस रंग बिरंगे फल को देखा। इस फल में 7 अलग अलग रंग थे और यहाँ तक कि 7 अनोखी सुगंध भी देते थे। बिपिन पहली नजर में ही बता सकते थे कि यह बहुत कीमती है। ये 7 रंग का दाव फल है, एक खजाना जो मूल की समझ को सुविधाजनक बना सकता है। दाव, हमाथा ने समझाया, मैं जानता हूँ कि आप सिर्फ एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ हैं। यदि आप शाश्वत क्षेत्र तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको एक दाव चुनना होगा और उसके नौ को पूरी तरह से समझना होगा। जादू टोना, लेकिन अभी आप उस कदम तक पहुँचने से बहुत दूर हैं ना? बिपिन ने गंभीरता से हाँ में सिर हिलाया। अनंत दायरे को तोड़ने के लिए एक विशेषज्ञ को एक दाव के 9 जादू टोने की पूरी समझ हासिल करनी थी और ये सबसे बुनियादी चीज थी जिसे उसे हासिल करना था। अभी तक बिपिन इस पायदान तक नहीं पहुँचे थे। हालांकि इटर्नल जोन में 100 वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने विश्व दाव और स्लॉटर दाव में पहले ही महत्वपूर्ण प्रगति कर ली थी। फिर भी वे 9 गुप्त विद्याओं को पूरी तरह से समझने से बहुत दूर थे। जितना अधिक उन्होंने अध्ययन किया, यह उतना ही कठिन होता गया। बिपिन के पास एक असाधारण प्रतिभा थी। आखिरकार वह देवता लोक तक पहुंच गए, लेकिन उनकी प्रतिभा के बावजूद यह क्षेत्र उन्हें समझने की उतनी शक्ति नहीं दे सका जितनी उन्होंने स्वर्ग लोक में अनुभव की थी। ईश्वर जानता था कि वह वास्तव में एक दाव की 9 गुप्त विद्याओं में महारत हासिल कर सकेगा। उन्होंने हंसते हुए कहा, हा, ये 7 रंग का दाव फल एक खजाना है जो मूल दाव के बारे में आपकी समझ को काफी हद तक बढ़ा सकता है। एक बार जब आप इसे खा लेंगे, भले ही आप जानबूझकर दाव को समझने की कोशिश न करें, क्योंकि यह धीरे धीरे और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इसे समझ सकते हैं। 1000 वर्षों में एक दाव के 9 रहस्य। यदि आप अपनी प्रतिभा के साथ थोड़ी अधिक मेहनत करते हैं तो आप निश्चित रूप से 300 वर्षों से भी कम समय में एक शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ बन सकते हैं। हमाथा मुस्कुराई। इस पर बिपिन की आंखें चमक उठी। वास्तव में उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कब एक और सफलता हासिल कर सकेगा और अनंत लोक तक पहुंच सकेगा। उसके अपने अनुमान के अनुसार इसमें कम से कम 1000 साल लगेंगे, लेकिन अब इस 7 रंग वाले दाव फल की मदद से वह उस समय का आधे से ज्यादा समय बचा सकता है। ये सचमुच एक अनमोल खजाना था। तीसरे वरिष्ठ भाई बिपिन ने कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमाथा ने स्पष्ट रूप से कहा, आपका स्वागत है। तीसरे कनिष्ठ भाई, चूंकि आपने पहले ही 7 रंग का दाव फल निकाल लिया है, यदि मैं कुछ अधिक मूल्यवान वस्तु प्रस्तुत नहीं करता हूं तो मैं आपका दूसरा वरिष्ठ भाई बनने के योग्य नहीं रहूंगा। पर्पल माउंटेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, निसंदेह आप मुझसे पहले प्राचीन संप्रदाय में शामिल हुए थे और आप मुझसे अधिक मजबूत हैं। आपको कुछ अधिक कीमती चीज पेश करनी चाहिए। हमाथा ने अपना मुंह हिलाते हुए कहा, सौभाग्य से मैंने भी आपके लिए कुछ तैयार किया है। जूनियर भाई देखो। पर्पल माउंटेन मंद मंद मुस्कुराया और हाथ हिलाया। पर्पल माउंटेन के बगल में 3 मीटर से अधिक ऊंची एक आकृति अचानक प्रकट हुई। इस आकृति से कोई आभा नहीं निकली। यह स्पष्ट रूप से कोई जीवित वस्तु नहीं थी।
एक कठपुतली लड़ाकू। बिपिन और हमाथा दोनों ने उसे देखा। उन्हें तुरंत पता चल गया कि यह 3 मीटर लंबा आदमी एक कठपुतली सेनानी था। जूनियर ब्रदर, यह कठपुतली फाइटर कुछ ऐसा है जो मुझे भाग्य से प्राप्त हुआ जब मैं वर्षों पहले साहसिक यात्रा कर रहा था। यह अनंत क्षेत्र के स्तर पर है और इससे भी अधिक यह अनंत क्षेत्र के शिखर पर है। बैंगनी पर्वत विस्तृत। ये कठपुतली लड़ाकू दिव्य रत्नों द्वारा संचालित है। इसकी शक्ति सक्रिय दिव्य रत्नों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि यह अपनी पूरी शक्ति जारी करता है तो यह अनंत क्षेत्र के चरण 6 के शिखर पर एक मानव विशेषज्ञ का सामना कर सकता है। शाश्वत क्षेत्र के 6ठे चरण के शिखर पर बिपिन अचंभित रह गए। अनंत क्षेत्र के 6 चरणों में से प्रत्येक को पार करना अत्यंत कठिन था। जब बिपिन ने पूरी ताकत लगा दी और एक प्राचीन देवता में तब्दील हो गया तो वह अनंत क्षेत्र के चरण 4 में एक सामान्य विशेषज्ञ को टक्कर दे सकता था। यदि वह वास्तव में हताश हो गया और अपने सबसे शक्तिशाली ट्रम्प कार्ड का सहारा लिया तो वह चरण 5 में एक विशेषज्ञ के लिए भी खतरा बन सकता था। शाश्वत क्षेत्र। हालांकि यह कठपुतली शाश्वत क्षेत्र के 6ठे चरण पर थी, जो शाश्वत क्षेत्र का शीर्ष स्तर है, और यह चरण 6 के चरम पर था। इस पपेट फाइटर के मालिक होने का मतलब था कि उसके चारों ओर चरण 6 के शिखर पर एक फाइटर था। आप कल्पना कर सकते हैं कि यह पपेट फाइटर कितना दुर्लभ था। बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरे वरिष्ठ भाई बिपिन ने झट से कहा। ये कठपुतली लड़ाकू दाव मास्टर के लिए कोई उपयोगी नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षणों में यह आपकी जान बचा सकता है। वैसे भी बेहतर होगा कि आप इसके साथ सावधान रहें, इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करें। आखिरकार इस कठपुतली लड़ाकू को चलाने के लिए दिव्य रत्नों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी लागत बहुत अधिक हो सकती है। ऊंचे बैंगनी पर्वत का सुझाव दिया गया। अध्याय 790 सितारा मानचित्र। समझ गया, बिपिन ने गंभीरता से सिर हिलाया। लेकिन पर्पल माउंटेन और हमाथा दोनों की नजरें लक्ष्मी गोपाल पर हैं। दोनों ने पहले ही अपने उपहार बिपिन को दे दिए थे, जो काफी कीमती और उपयोगी थे। अब अपना उपहार देने की बारी लक्ष्मी गोपाल की थी। प्रथम वरिष्ठ भाई होने के नाते लक्ष्मी गोपाल चारों में से सबसे पहले प्राचीन संप्रदाय में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे और वह सबसे शक्तिशाली भी थे। इसके अलावा वह शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक थे। इस प्रकार उनका उपहार और भी प्रभावशाली होना चाहिए। कनिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल धीरे से बोले। उन्होंने एक टोकन निकाला और बिपिन को सौंप दिया। यह मेरा विशेष टोकन है। इसके साथ जब भी आप वर्महॉल का उपयोग करने के लिए शून्य मंदिर में जाएंगे तो आपको सामान्य कीमत का केवल 10वां हिस्सा ही चुकाना होगा। और यदि आप यात्रा में किसी खतरे का सामना करते हैं या यदि कुछ विशेषज्ञ आपको इधर उधर धकेलने की कोशिश करते हैं तो आप उन्हें ये टोकन भी दिखा सकते हैं। तब उन्हें पता चल जाएगा कि आपका मेरे साथ एक विशेष संबंध है। मेरी खातिर वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। आप बिपिन ने टोकन ले लिया। जब उसने लक्ष्मी गोपाल की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बस लक्ष्मी गोपाल से इस तरह का एक टोकन मांगने के बारे में सोच रहा था, लेकिन लक्ष्मी गोपाल ने अपनी मर्जी से उसे एक टोकन दे दिया था। ये टोकन न केवल उसे शून्य मंदिर के वर्महॉल का उपयोग करने में मदद कर सकता है, बल्कि डार्क ब्लेडर मास्टर की पहचान का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। ये गंभीर परिस्थितियों में उसकी जान बचा सकता है। ये टोकन बिल्कुल अमूल्य था। हालांकि लक्ष्मी गोपाल को देखकर बिपिन को उपहार के रूप में केवल एक निशानी मिली। पर्पल माउंटेन और हमाथा ने एक लंबा चेहरा खींच लिया। हमाथा ने स्पष्ट रूप से कहा, पहले वरिष्ठ भाई आपने दूसरे वरिष्ठ भाई और मुझे दोनों को इस तरह का एक टोकन दिया है। ये स्वाभाविक है कि हमारे जूनियर भाई को भी एक मिलेगा, लेकिन इसे हमारी पहली बैठक में उपहार के रूप में पेश करना थोड़ा छोटा है ना?
हाँ प्रथम वरिष्ठ भाई, ये टोकन इस अवसर के लिए पर्याप्त नहीं है। पर्पल माउंटेन गूंज उठा। मुझे पता है कि लक्ष्मी गोपाल ने कंधे उचकाए थे क्योंकि मास्टर ने हमें संदेश भेजा था कि हमारा एक और जूनियर भाई होगा। मैं हमारी पहली मुलाकात के लिए उपहार तैयार कर रहा हूँ। मुझे एक खजाना मिला है, लेकिन वह खजाना असामान्य है और इसे पाने में कुछ समय लगता है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मास्टर हमारे जूनियर भाई की मदद करने के लिए हमें बुलाया जो खतरे में था, इसलिए मैं यहाँ आया और उम्मीद से पहले उससे मिला। वास्तव में यह इसे समझाता है। पर्पल माउंटेन और हमाथा आश्वस्त थे। कनिष्ठ भाई, जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको उपहार दूंगा या मैं इसे आप तक पहुंचाने के लिए किसी व्यक्ति को भेज सकता हूं, लेकिन अब मैं वास्तव में इसे प्रस्तुत नहीं कर सकता। आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। लक्ष्मी गोपाल ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। निश्चित रूप से मैं पहले से ही बहुत आभारी हूं कि फर्स्ट सीनियर ब्रदर ने मेरा उपहार तैयार करने में इतना प्रयास किया है। मुझे निश्चित रूप से परवाह नहीं है अगर डिलीवरी की तारीख थोड़ी देर हो गई है तो। बिपिन मुस्कुराए। ठीक है। लक्ष्मी गोपाल ने थोड़ा सिर हिलाया। जब मुझे कुछ दिनों में खजाना मिल जाएगा तो मैं इसे तुरंत आपके पास भेज दूंगा। यह आपके लिए काफी मददगार होगा। ये सुनकर बिपिन इस तोहफे का काफी इंतजार कर रहे थे। कनिष्ठ भाई, क्या आपके पास निकट भविष्य के लिए कोई योजना है? क्या आप प्राचीन संप्रदाय के अंदर रहने वाले हैं? हमाथा अचानक उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और पूछा। निकट भविष्य में? बिपिन ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया कि मैं कुछ रोमांच के लिए बाहर जाऊंगा। आशा के अनुसार हमाथा और बाकियों को इस पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। खैर, फर्मामेंट टेरिटरी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है। पूरे शाश्वत विश्व की तुलना में ये बेहद सीमित है और यहाँ केवल कुछ ही विशेषज्ञ हैं। आपकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ जूनियर भाई, आपको निश्चित रूप से अधिक यात्रा करने और विशाल दुनिया को देखने की जरूरत है, हमाथा ने उज्ज्वल रूप से कहा। बिपिन मुस्कुराए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल फर्मामेंट टेरिटरी काफी छोटी थी और यहाँ विशेषज्ञों की संख्या भी काफी सीमित थी। उनकी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ इस फर्मामेंट टेरिटरी में दाव मास्टर्स के अलावा लगभग कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। इस बिंदु तक फर्मामेंट टेरिटरी अब उसके लिए आकर्षक नहीं रह गई थी। बिपिन को ये भी पता था कि जब फर्मेंट टेरिटरी संप्रदाय का कोई विशेषज्ञ अनंत क्षेत्र के चरण 4 पर पहुंचता है तो वह आमतौर पर रोमांच के लिए अन्य स्थानों पर जाता है। 3 महान प्राचीन संप्रदाय और फर्मामेंट टेरिटरी के बाकी शीर्ष संप्रदायों ने चरण 4 पर या उससे ऊपर कई विशेषज्ञों को लाया था। उनमें से कुछ शाश्वत क्षेत्र के चरण 6 तक भी पहुंच गए थे, लेकिन वे शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ बहुत पहले ही फर्मामेंट क्षेत्र छोड़ चुके थे। उनमें से कुछ ही कभी वापस आए। यही वास्तविक कारण था कि प्रेमचंद के अलावा फर्मामेंट टेरिटरी में चरण 4 से ऊपर कोई शाश्वत क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं था। यदि जूनियर भाई वास्तव में फर्मामेंट टेरिटरी के बाहर स्थानों का दौरा करने जा रहा है तो मैं आपको एक स्टार मैप देना चाहता हूं जो मुझे विश्वास है कि काम आएगा। जैसे ही वह बोला, लक्ष्मी गोपाल ने एक और टोकन निकाला और उसे बिपिन को सौंप दिया। इसमें एक विशाल डोमेन के भौगोलिक रिकॉर्ड थे। प्रतीक लेते ही बिपिन का दिमाग घूम गया। एक विशाल भूमि का दृश्य तुरंत उसके सामने खुल गया। ये भूमि इतनी असीमित थी कि यह बिपिन की कल्पना से परे थी। फर्मामेंट टेरिटरी जहां वह रह रहा था, उसने पूरे क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही लिया था। इस स्टार मैप पर फर्मामेंट टेरिटरी के समान असंख्य क्षेत्र थे। कितना विशाल! बिपिन चिल्लाए बिना न रह सका। प्रथम वरिष्ठ भाई शून्य मंदिर के 18 गुरुओं में से एक है और इस शून्य मंदिर के बारे में सबसे प्रभावशाली बात यह है कि इसमें ढेर सारे वर्महॉल हैं जो अनंत दुनिया के हर कोने तक ले जाते हैं। इस प्रकार आपको जो स्टार मानचित्र प्राप्त हुआ है वह सबसे पूर्ण और व्यापक मानचित्र आप कभी भी पा सकते हैं।
यदि आप इस स्टार मानचित्र को बाजार में बेचते हैं तो कीमत कम से कम कई मिलियन होगी, दिव्य रत्न हमाथा ने उत्साह से कहा। प्रथम वरिष्ठ भाई बिपिन ने तुरंत कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। लक्ष्मी गोपाल मुस्कुराए। जूनियर भाई स्टार मैप में सभी चिन्हित स्थानों के बारे में संक्षिप्त परिचय है, एक बार देखें और देखें कि आप किस स्थान पर जाना चाहते हैं। बिपिन ने एक ही बार में इस मानचित्र का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों को देखा और जल्द ही उनकी नजर स्टार मैप पर एक विशाल क्षेत्र पर टिकी। वहां कोई चिन्हित क्षेत्र नहीं थे, लेकिन 4 बड़े देश 4 दिशाओं में स्थित थे। इन 4 बड़े देशों ने लगभग आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। संपूर्ण सितारा मानचित्र। पहले वरिष्ठ भाई बिपिन ने जिज्ञासावश पूछा कि ये 4 बड़े देश कौन से हैं? मेरे शून्य मंदिर के नियंत्रण में ये 4 सबसे शक्तिशाली देश हैं। ये हैं पूर्व का तांग, पश्चिम का स्वर्ग, दक्षिणी पर्वतीय साम्राज्य और उत्तरी सागर का साम्राज्य। लक्ष्मी गोपाल ने उत्तर दिया। 4 बड़े देशों में से प्रत्येक के पास अविश्वसनीय नींव और ताकत है। 4 बड़े देशों में सबसे खास है पूरब का तांग। पूर्वी बिपिन की पुतलियों का टैंक अचानक सिकुड़ गया। पूर्व के तांग सम्राट जयसेन, दिवाकर और रश्मि सभी पूर्व के तांग से थे। सम्राट जयसेन ने बिपिन के गृहनगर में पूर्व का एक तांग भी बनाया, जो प्राचीन विश्व के नान्यांग महाद्वीप पर था। दिवाकर ने समृद्ध तांग का भी उल्लेख किया, लेकिन पूर्व के इस तांग के बारे में अभी भी बहुत कुछ था जो बिपिन को समझ में नहीं आया। उदाहरण के लिए, वहाँ के सम्राट जयसेन और रश्मि की असली पहचान क्या थी? वे एक प्राचीन दुनिया में क्यों गिरे और पृथ्वी पर बर्फीला हृदय जहर क्या था जो एक बार जहर हो गया था? रश्मि और रश्मि ने बिना वजह छुट्टी क्यों ले ली? इन सभी सवालों ने बिपिन को पूर्व के तांग की यात्रा के लिए प्रेरित किया।